हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीनियर साइंस। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी ये रहेगी अबाउट इंट्रोडक्शन टू जीन एंड जीनोम। इससे पहले भी हम एक बेसिक वीडियो है जीन एंड जीनोम के बारे में वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नंबर 1 बेसिक जो वीडियो है इंट्रोडक्शन टू जीन एंड जीनोम के बारे में नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे टाइप कीजिए इंट्रोडक्शन टू जीन एंड जीनोम, ठीक है। सीनियर साइंस के साथ आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए कि आपका जो बेसिक है आपको पता लगे कि जीन कैसा होता है और जीन कहाँ पे होता है। पोजीशन ऑफ जीन के बारे में आपको अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू जीन। तो प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा बेसिक हम देखते हैं। अगर आपने वीडियो को अब नहीं देखा है तो थोड़ा सा मैं पिछले वीडियो का बता देता हूँ कि हमने जीन को इंट्रोड्यूस किया था कि एक सेल है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर का जो हमने डिस्कस किया था, क्या चीज को डिस्कस किया था? न्यूक्लियस के अंदर हमने डिस्कस किया था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस के अंदर हमने देखे थे कि कुछ थ्रेड लाइक इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हमने क्या बोला था? क्रोमेटिन मटेरियल, और इन्हीं को हमने बोला था क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जब कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम जब कंडेंस हो जाता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमने स्ट्रक्चर बनाया था और उसके ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया था जीन को। तो अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि जीन के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या राय दी, जो जीन एक्चुअल में नाम आया वो कैसे आया, ठीक है। जो जीन एक्चुअल में नाम आया हमारे पास वो कैसे आया। तो हम थोड़ा सा बैक बहुत साल पहले की बात करेंगे जब जीन की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। तो उस टाइम पे जो एक ग्रेट साइंटिस्ट हैं मेंडल अपनी डिस्कवरी कर रहे थे, उनकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीन को। जीन क्या है? हेरिडिटरी यूनिट। जीन क्या है? एक हेरिडिटरी यूनिट है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीन क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होता रहता है। जैसे अगर हम फिजिक्स के अंदर देखें, फिजिक्स की फिजिकल यूनिट क्या है? फिजिक्स में जो फिजिकल या फंडामेंटल यूनिट है वो कौन है? एटम। इसी तरीके से जो बॉडी की या सेल की जो फंडामेंटल यूनिट होगी वो कौन हो जाएगा? जीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं फिजिक्स की जो फंडामेंटल यूनिट है वो कौन है? स्मॉलेस्ट क्या चीज होती है फिजिक्स के अंदर? एटम, ठीक है। एटम से छोटा तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और भी चीज देखने को मिलते हैं। इस तरीके से हम जीन के अंदर भी डिस्कस करेंगे अभी जीन के सेगमेंट को। तो जो बायोलॉजिकल सबसे छोटी यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, उसको हमने क्या बोल दिया है? जीन बोल दिया, ठीक है। उसको हमने क्या बोल दिया है? जीन बोल दिया है। तो जीन के बारे में किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले मेंडल ने बात की थी कि जीन क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉल यूनिट। जीन के बारे में सबसे पहले मेंडल ने बताया कि जो स्मॉल यूनिट है वो क्या करते हैं? अपने जो करैक्टर्स को एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन के अंदर क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। तो जीन ही ऐसी यूनिट है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती रहती है। ट्रांसफर करते नहीं, अपने आप ही ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। इनका डुप्लीकेशन होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब जीन ही जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो मेंडल ने ये कैसे पता लगाया कि जीन ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं? तो इसको एक्सपेरिमेंट को, जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास 10th के अंदर।
तो थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा देता हूँ आपको कि क्लास 10th के अंदर हमने क्या चीज़ मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ी थी। तो मेंडल ने अपनी डिस्कवरी स्टार्ट की थी पी प्लांट से, ठीक है। इन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया था, पी प्लांट से अपनी डिस्कवरी स्टार्ट की थी कि उनका जो जीन है वो 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो इन्होंने छोटी सी डिस्कवरी की थी उस टाइम पे, और ये डिस्कवरी बाद में एक्सेप्ट हुई थी, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो उन्होंने फ्लावर का कलर देखा, फ्लावर कलर, फ्लावर पोड, ठीक है, श्रिंक, जो सीड थे कुछ एक श्रिंक थे, कुछ एक राउंड सीड थे, येलो फ्लावर थे, वाइट फ्लावर थे। उस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं उस चीज़ को मेंडल ने देखा था। और थोड़ा सा इन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी वर्क किया था जिसको हमने बोला था जीन, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, बट इन्होंने इसका क्या नाम दिया था, एलील्स, ठीक है। इन्होंने क्या नाम दिया था, एलील्स नाम दिया था। सो मेंडल ने भी जीन को क्या बोल दिया, एक हेरिडिटरी यूनिट और हेरिडिटरी फैक्टर बोल दिया, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते रहेंगे, ट्रांसफर होते रहेंगे। अब जीन के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग क्या क्या विचार आए, आगे हम उसको डिस्कस करते हैं। तो उस टाइम पे जो जीन की डिस्कवरी चल रही थी, तो अलग अलग साइंटिस्ट अपने वर्क के अंदर लगे हुए थे अलग अलग तरीके से। तो सबसे जो मेंडल के बाद अगर हम देखें तो एक साइंटिस्ट आए, डी वेरिस, ठीक है। इन्होंने अपनी थ्योरी दी जीन के बारे में कि जो एक जीन होगा, 1 जीन इज 1 कैरेक्टर। एक जीन किसके इक्वल होगा, एक कैरेक्टर के इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू डी वेरिस जीन थ्योरी। डी वेरिस की जो जीन थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग ऐसा हुआ, ठीक है। सेकंड, बैटसन एंड प्यूनेट, इन्होंने डिस्क्राइब किया जीन के बारे में कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ जीन, जीन की प्रेजेंस और अब्सेंस को डिस्क्राइब किया। उसके बाद एक थ्योरी आई, मॉर्गन की थ्योरी, बहुत ही फेमस थ्योरी है मॉर्गन थ्योरी। ये कब आई, 1926, 20वीं शताब्दी की बात है, ठीक है, 1926 मॉर्गन थ्योरी। तो इन्होंने जीन के ऊपर पूरी थ्योरी दी। इनकी एक पार्टिकुलेट जीन थ्योरी है, ठीक है। इनकी भी एक पार्टिकुलेट जीन थ्योरी है। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम मॉर्गन की ही थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। इनके बारे में इतना डिफाइन नहीं है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा तो मॉर्गन की थ्योरी पूछी जा सकती है, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा तो मॉर्गन की थ्योरी पूछी जा सकती है। इनके बारे में अगर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो ऐसे बन सकता है कि बैटसन ने कौन सी थ्योरी दी थी या डी वेरिस ने कौन सी थ्योरी दी थी, या फिर उल्टा करके पूछ लेंगे कि 1 जीन 1 कैरेक्टर किसकी थ्योरी थी, तो डी वेरिस। आपको ऐसे नाम याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन थ्योरी, अगर हम मॉर्गन थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने कहा कि जीन जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। अच्छा, किस चीज़ की स्मॉलेस्ट यूनिट बताया इन्होंने जीन को, रिकॉम्बिनेशन की, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने एक बात और कही कि जो ये चीज क्या बना रहा हूं मैं, क्रोमोसोम,
ठीक है। इन्होंने एक चीज और कही कि जो क्रोमोसोम है, जीन क्रोमोसोम के ऊपर एक फिक्स पोजीशन में प्रेजेंट होंगे। अगर मैं ये देखूं, ये क्रोमोसोम की क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड हैं, इनके ऊपर यहाँ पे ये क्या चीज प्रेजेंट होंगे, जीन। कहाँ पे, एक फिक्स पोजीशन के ऊपर, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक फिक्स पोजीशन के ऊपर जीन जो है वो प्रेजेंट होंगे ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड सिस्टर हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो इन स्मॉलेस्ट यूनिट को इन्होंने क्या बोल दिया था, एलील्स। ये स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होंगे, इनके लिए एलील्स का काम करेंगे। अल्टरनेटिव फॉर्म भी हो सकती हैं, दीज आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये क्या हो सकती हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अच्छा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन कैसे होगी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन कैसे होगी। फॉर एग्जांपल, यहां पे ए जीन प्रेजेंट है तो यहां पे ए होगा, ठीक है। यहां पे ए जीन प्रेजेंट है तो यहां पे ए होगा। ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। अगर कोई न्यू जीन बनेगा तो वो किसके कारण बनेगा, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई न्यू जीन बनेगा तो किसके कारण बनेगा, म्यूटेशन। पढ़ा है ना, म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन के कारण एक न्यू जीन फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा न्यू जीन, म्यूटेशन के कारण। मान लो ये क्रोमेटिड के ऊपर ये स्मॉल टी जीन है, ये बिग टी है, ठीक है। ये जीन नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर की। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, क्या बना लेंगे, टी एंड टी। ये एक न्यू एलील बन गई, ठीक है। ये क्या बन गई, एक न्यू एलील। इस एलील को मैं क्या बोल सकता हूं, जीन। किस चीज के रूप में काम कर रही है, एक जीन के रूप में काम कर रही है। तो ये दोनों क्या बना लेंगे, एक पार्टिकुलर लोकस बना लेंगे। ये पार्टिकुलर लोकस क्यों बनी, ड्यू टू म्यूटेशन। किसके कारण बनी, ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण बनी, ठीक है। दो कैरेक्टर थे, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, दोनों आपस में कंबाइन किए, ठीक है। एक इसका और एक इसका, दोनों ये कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। इसका और इसका कंबाइन नहीं होगा। तो टी एंड टी दोनों कंबाइन किए, इन्होंने क्या बनाई, एक एलील बनाई, जो क्या है, एक कैरेक्टर, जो क्या काम कर रही है, एज अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का काम कर रही है। तो ये इसको हमने क्या बोल दिया, एक जीन बोल दिया। जीन क्या है, फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है रिकॉम्बिनेशन की, जिसको पहले ही किसने बोल दिया है, मॉर्गन ने अपनी थ्योरी के अंदर इसको स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन बोला है। देन यहां पे क्या बन जाएगी, एक पार्टिकुलर लोकस बन जाएगी, किसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर, जो हम बोल देंगे कि म्यूटेशन के कारण एक पार्टिकुलर लोकस क्या होती है, फॉर्म होगी। तो ये कुछ एक बेसिक था मॉर्गन की थ्योरी के बारे में। इसको फर्दर हम आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में कि जीन के भी कुछ एक पार्टिकुलर जो साइट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक जीन के ऊपर जैसे साइट हैं कौन कौन सी, जैसे फंडामेंटल यूनिट कौन सी है फिजिक्स की, एटम। एटम की जो पार्टिकल यूनिट है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको डिस्कस करते हैं। ऐसे ही जीन के ऊपर भी कुछ पार्टिकुलर साइट होती हैं, ठीक है। एक जीन है, इस जीन के ऊपर कुछ पार्टिकुलर साइट होती हैं, ठीक है। उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आगे फर्दर कुछ एक और साइंटिस्ट की थ्योरी है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा रीड करते हैं। उसके बाद एक आती है बिडल एंड टॉटम हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को नाम दिया गया वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ठीक है। इसका नाम बाद में बदल कर रख दिया गया वन जीन वन एंजाइम पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। अच्छा, ऐसा इसका नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक रीजन है, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ओहो, यहां पे
एंजाइम क्या है? एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। एंजाइम क्या है? एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है। वैसे तो आज हम जीन के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, डीएनए के बारे में, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन, वैसे ही सेम अकॉर्डिंग टू बिडल एंड टॉटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू सेम जीन भी क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। जीन भी क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। किस चीज की? शुगर एंड फॉस्फेट की। डीएनए उसी चीज से बना होता है ना, शुगर एंड फॉस्फेट से। तो जीन भी क्या हुआ? एक पॉलीपेप्टाइड चेन हुआ। सो इस थ्योरी का नाम क्या दे दिया गया? जीन की थ्योरी का नाम वन जीन वन एंजाइम पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। क्यों दिया गया? रीजन क्या था? क्योंकि एंजाइम किससे बना होता है? पॉलीपेप्टाइड से। उसी तरीके से जीन भी किस चीज का बना हुआ है? पॉलीपेप्टाइड चेन से ही बना हुआ है, ठीक है। अगर जीन पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, अगर जीन पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, तो आगे एक बात और क्लियर हुई, इट ऑल्सो कोड फॉर डीएनए एंड आरएनए। आज तो हम ये सभी बातें जानते हैं, बट उस टाइम की बात देखो, उस टाइम की, पिछले टाइम में जाओ थोड़ा सा, उस टाइम की बात देखो। उन्होंने डिस्कवर किया कि अगर जीन पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है तो डीएनए भी पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होंगे और आरएनए भी बने हुए हैं, ठीक है, सॉरी बने हुए हैं। तो जीन ही इनका कोड होगा। दे ऑल्सो कोड फॉर डीएनए एंड आरएनए। जीन भी किस चीज का कोड है? डीएनए और आरएनए का, ठीक है। तो ये चीज यहां से पता चली कि जीन ही किस चीज का कोड है? डीएनए एंड आरएनए का। अब आगे इस थ्योरी के अंदर ये नोट किया गया, आगे जब जीन के बारे में, कि जीन कोड्स इन वायरस एंड हायर ऑर्गेनिज्म फॉर लॉन्ग पॉलीप्रोटीन चेन। यहां पे क्या होती है? पॉलीप्रोटीन चेन, ठीक है। इसके अंदर एक पॉलीप्रोटीन चेन प्रेजेंट होती है। जीन जो हायर ऑर्गेनिज्म है और वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस लॉन्ग चेन को क्या बोलते हैं हम? पॉलीप्रोटीन चेन बोल देंगे। उस लॉन्ग चेन को क्या बोलेंगे हम? पॉलीप्रोटीन चेन बोल देंगे। अब इस चेन के अंदर क्या होगा? क्लीवेज होगा, क्लीवेज। अब ये क्लीवेज किसकी हेल्प से होगा? विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। इस पॉलीप्रोटीन के अंदर क्या देखने को मिला हमें? क्लीवेज। क्लीवेज मतलब टूटना, ठीक है, ब्रेक हुई या काटना, ठीक है। ये ब्रेक हुई, टूटना। तो क्लीवेज के कारण, यहां पर किसके कारण हुई क्लीवेज? एक एंजाइम है जिसका हमने नाम दे दिया है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। अब ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के कारण क्लीवेज करके एक इंडिविजुअल क्या बना लेंगे? प्रोटीन बना लेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बना लिया? इंडिविजुअल प्रोटीन बना लिया। तो कुछ एक जो प्रोटीन है डिवाइडेड इन द पार्ट ऑफ जीन, कुछ एक प्रोटीन क्या करेंगे? डिवाइड हो जाएंगे एक जीन के पार्ट के रूप में। यहां से हमने देखा कि हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉलीप्रोटीन से भी, प्रोटीन क्या है? एक जीन का ही पार्ट है। अगर हम देखें तो प्रोटीन क्या है? एक जीन का ही पार्ट है। प्रोटीन या जीन किससे बना है? प्रोटीन से ही बना है, ठीक है। जीन किस चीज से बना हुआ है? प्रोटीन से ही बना हुआ है। तो बेसिक बात ये थी यहां समझने की कि पॉलीप्रोटीन चेन के अंदर क्या हुई? क्लीवेज हुई विद द हेल्प ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ने उसको इंडिविजुअल प्रोटीन के अंदर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और वो इंडिविजुअल प्रोटीन ही क्या है? जिसको हम सीधा सिंपल रूप में क्या बोल देते हैं? जीन बोल देंगे। कुछ एक आगे फिर विचार आए कि जीन है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर
कंटिन्यूअस नहीं होते, ठीक है। एक जीन जैसे ये जीन है, ये कंटिन्यूअसली यूं 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 प्रेजेंट है, ठीक है। बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये जीन क्या है, कंटिन्यूअसली प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। कुछ एक इनकी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होगी। क्या चीज है, कुछ एक इनकी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। क्या प्रेजेंट होंगी, कुछ एक सीक्वेंसेस। मान लो एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर जीन यूं 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 कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है। अगर जीन कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है तो वो सेल कैसी होगी, यूकैरियोटिक तो होगी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जीन कंटिन्यूअसली प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पे कुछ कुछ सेगमेंट हमें देखने को मिलेंगे। क्या चीज, कुछ कुछ जीन के सेगमेंट हमें देखने को मिलेंगे। वो सेगमेंट कैसे होंगे, वो सेगमेंट भी डिवाइडेड हैं। वो सेगमेंट कैसे होंगे, वो सेगमेंट भी डिवाइडेड है। कैसे, एक्सोन एंड इंट्रोन, जो किसके पार्ट है, एक जीन के पार्ट है। क्योंकि जीन कैसा है, कंटिन्यूअसली प्रेजेंट नहीं होगा और वो किस चीज में, ऐसे एक्सोन एंड इंट्रोन के बेस के ऊपर डिवाइडेड होगा एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो जीन के बारे में इतना डिस्कस करने के बारे में, इतनी चीजें जानने के बारे में एक चीज हमारे सामने आती है कि जीन ही है जो हेरिडिटरी यूनिट है, ठीक है। इतना जानने के बाद ये डेफिनेशन हमारे सामने आई जो हम आज फर्स्टली लाइन पढ़ते हैं जीन के बारे में कि जीन इज द हेरिडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। नहीं, हम फर्स्ट में ही ये पढ़ते हैं जीन के बारे में, बट ये इतनी थ्योरीज जो हमने पढ़ी अभी, उन थ्योरीज के बाद, ठीक है, बैटसन की थ्योरी है, मॉर्गन की थ्योरी है, या डी वेरिज की थ्योरी है, इन सभी थ्योरीज के बाद जैसे हम एक एलील से एक पूरी चेन के ऊपर पहुंचे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन तक हमने पढ़ा है। एक एलील से जीन, एक सेगमेंट एलील का था और वहां से हम कहां पहुंचे, एक चेन के ऊपर पहुंचे। तो वो चेन जो है, वो चेन ही क्या है, एक हेरिडिटरी यूनिट है हमारी लाइफ की। हेरिडिटरी यूनिट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जीन इज हेरिडिटरी यूनिट, कि ये ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। जो इंफॉर्मेशन होगी एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। और इसके बाद हम एक चीज और बोल सकते हैं, जीन इज पार्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। सबसे बेस्ट डेफिनेशन इसकी ये रहती है, पार्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जीन, ठीक है। अब जीन क्या है, जीन को हमने क्या बोल दिया है आज, एक मॉलिक्यूल भी बोल दिया है। क्यों, क्योंकि जीन किस चीज का बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका जीन बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए जीन को क्या बोल दिया, अ फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे जीन के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये था हमारा पार्ट 2 जीन के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 3 होगा, इंट्रोडक्शन टू जीन, जिसके अंदर हम सेगमेंट ऑफ जीन का डिस्कशन करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने कवर कर लिया है कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरी दी, और मॉर्गन की थ्योरी का थोड़ा सा बेसिक देख लिया है। जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, सेगमेंट ऑफ जीन, जीन के डिफरेंट सेगमेंट को पढ़ने वाले हैं, तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे मॉर्गन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, मॉर्गन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ही।